आप किस रीजन से बिलोंग करते हैं और आपने कैसे इस डिसीजन को इम्प्रूव किया। सो कैसे रहा आपका, आप नोट्स कैसे बनाते थे। सो आपका पर डे का शेड्यूल, उसके पैटर्न्स को जानकर एक स्ट्रेटजी बनाना कि एग्ज़ाम में जब हम बैठे तो कैसे हमें डील करना है। कौन 842 और मैं कोटा राजस्थान से बिलोंग करती हूँ। सो हेलो एवरीवन, मैं लोकेश आलो ने आज वापस से आपको एक ऐसे एस्पिरेंट से मिलवाना चाहता हूँ जिन्होंने अपनी जर्नी में कुछ ऐसे इनपुट किए हैं जिससे कि उनके रिजल्ट में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट दिखाई दिया। सो सभी स्टूडेंट को ये ज़रूर पता है कि सीईटी पीजी का रिजल्ट आ चुका है। सो ऐसे ही कुछ एस्पिरेंट से मिलते हैं जो कि यहाँ पर आईएफएस के थ्रू, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें आईएफएस की हेल्प से अपने एग्ज़ाम के अंदर इनपुट करके बहुत अच्छे नंबर हासिल किए। सो मिलते हैं अलीशा से। सो वेलकम अलीशा। थैंक यू सर। सो मैं जानना चाहता हूँ आपके बारे में कुछ ऐसी बातें, थोड़ा इंट्रो, जैसे कि जो दर्शकों को पता चले कि आखिरकार आपने कौन से एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है, आप किस रीजन से बिलोंग करते हैं और आपने कैसे इस डिसीजन को इम्प्रूव किया। तो मेरा नाम अलीशा खान है। मैंने रिसेंटली सीयूईटी पीजी एग्जामिनेशन केमिस्ट्री सब्जेक्ट से दिया था और मेरे 144 मार्क्स आए हैं। और साथ ही में मैंने आईआईटी जैम एग्जामिनेशन भी क्रैक किया है विद एन ऑल इंडिया रैंक 842 और मैं कोटा राजस्थान से बिलोंग करती हूँ। सो क्या रहा आपका, क्या सोर्स था वैसे, कि किस सोर्स से आपने आईएफएस के कौन से सोर्स से आपने ये प्रिपरेशन करी है। टू बी ऑनेस्ट सर, मैंने आईएफएस से पूरा यूट्यूब से कंप्लीट लेक्चर्स को फॉलो किया था। और यहाँ पे जिस तरह से सारे पीवाईक्यूज को बहुत प्रॉपर्ली ओरिएंटेड रखा हुआ है और जितने भी हमारे डाउट्स होते थे हम सब वहाँ पे क्लियर भी कर लेते थे। कमेंट सेक्शन में टीचर्स के रिप्लाई भी आते थे। तो आईएफएस हैज हेल्प्ड अ लॉट ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन। सो कैसे रहा आपका, आप नोट्स कैसे बनाते थे, मतलब यूट्यूब से देखकर अधिकतर स्टूडेंट, सो मैंने भी कभी यूट्यूब से देखकर कुछ ना कुछ ज़रूर पढ़ा है। सो मैं मोस्ट ऑफ स्क्रीनशॉट्स के ऊपर था, तो आपने कैसे इसको किया था अपने नोट्स के लिए। यस सर। सर यहाँ पे 75 क्वेश्चंस होते हैं। तो मेरा यही टारगेट था कि मैं 60% सिलेबस ही अच्छे से करके जाऊंगी। एंड माय फिजिकल केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाज वेरी स्ट्रांग। तो मैंने सोचा था कि टाइम बहुत लिमिटेड है, जैम के बाद हमारे पास ऑलमोस्ट 2 मंथ्स ही थे। तो मैंने उस 2 मंथ में सबसे पहले अपना सारा सिलेबस डाउनलोड कर लिया, वेटेज वाइज उसको अरेंज किया एंड देन अपने शॉर्ट नोट्स बनाए। और ज्यादा रिसोर्सेज पे मैं नहीं भागी, मैं सिंपली पीवाईक्यूज देखती थी और उसी से ओरिएंटेड जितने भी क्वेश्चंस होते थे। जैसे कि 11th 12th भी अपना स्ट्रांग रखना बहुत जरूरी है यहाँ पे। अगर आप डायरेक्टली बहुत हाई लेवल पे जंप करोगे तो डेफिनेटली आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। बेसिक्स को क्लियर करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आपका पर डे का शेड्यूल क्या होता था, कि आपका यूट्यूब का सोर्स तो चलो ठीक है, हमारे यूट्यूब पर बहुत कम टाइम के लिए यूट्यूब लाइव्स होते हैं, तो फिर आपने ये सारा सिलेबस जैसे डाउनलोड किया एंड देन आपने सब सर्च किया, तो सारा कंटेंट आपको मिल गया था या फिर आपने उसको कैसे मैनेज किया। यस सर, सारा कंटेंट ढूंढना इज वेरी डिफिकल्ट ऑन यूट्यूब क्योंकि काफी सारे चैनल्स हैं और उसमें से भी सबसे अप्रोप्रिएट चैनल को ढूंढना इज वेरी डिफिकल्ट। तो मैंने मेजरली एनसीईआरटी पे स्टिक किया था बिल्कुल। और जो मेरी एग्जाम की प्रिपरेशन थी उसने भी काफी हेल्प किया था। और मैंने ज्यादा मतलब यूट्यूब पे इतना टाइम वेस्ट नहीं किया। मेजरली मैं सेल्फ स्टडी करती थी, एक बार नोट्स बना लिए फिर उसके बाद 4 to 5 टाइम्स रिविजन करा था अच्छे से। सो आपका पर डे क्वेश्चन का क्या प्रैक्टिस। शेड्यूल होता था, मतलब पर डे आपने खूब कंसिस्टेंसी से, बिकॉज क्योंकि यूट्यूब से पढ़ना और सारी चीज़ें को मैनेज करके सब कुछ चीज़ें करना, मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी एंड हार्ड वर्क की ज़रूरत होती है। सो कैसे आपने वो टाइम मैनेज किया है और क्या शेड्यूल होता था आपका पर डे का। तो इनिशियली 1 मंथ में मैंने सोच लिया था कि मुझे अपना सिलेबस जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करना है। तो पर डे मैं 1 या 2 टॉपिक्स ले लेती थी कि आज इतने टॉपिक्स हो सकते हैं। तो 2 टॉपिक्स ओवर होने के बाद साथ ही साथ उसके पीवाईक्यूज और जितने भी क्वेश्चंस आईएफएस के होते थे लाइव सेशंस में या कोई भी लास्ट ईयर के सेशंस जो थे उन पे जितनी भी क्वेश्चन प्रैक्टिस होती थी उन्हीं को मैंने सॉल्व किया। और थोड़े बहुत क्वेश्चंस जैसे कि डीपीपीस वगैरह से देख लिए थे। तो तो इस आपको तरह से मेरा शेड्यूल डीपीपीस रहता वगैरह था। कैसे प्रोवाइड होते थे, मतलब डीपीपीस वगैरह तो मैंने अधिकतर सुना है कि हमारे पेड बेस यस में होते हैं, तो फिर आपको डीपीपीस वगैरह कैसे मिलते थे। सर, टेलीग्राम वगैरह पे अच्छे से मतलब वहाँ पे बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जहाँ पे मिल जाती है डीबीपी। तो इतना ज्यादा डीबीपी पे भी नहीं थी मैं बेस्ड, बट हाँ प्रीवियस ईयर और यूट्यूब के लाइव सेशंस
ये मेजरली बहुत हेल्पफुल थे। सो जैसे कि आपने बताया कि डीपीपीज एंड देन पीवाईक्यूज को सबसे ज़्यादा आपने फोकस किया। यस सो सर। मैं जानना चाहूँगा कि आपके पास पीवाईक्यूज के लिए फिर क्या सोर्स था कि आपने पीवाईक्यूज को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहा। सर मैंने आज तक कोई बुक नहीं ली थी पीवाईक्यू की, सिर्फ आईएफएस पे जो भी सेशंस होते थे प्रीवियस ईयर के, बस वही देखकर मैंने सीयूईटी का एग्जाम दिया है। ओके। सो कभी कभार ऐसा कोई टॉपिक सिलेबस में रहा होगा जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड था एंड देन कभी कभी हमें कुछ चीज़ नहीं समझ में आती, तो फिर आपने उसको कैसे इम्प्रूव किया? क्या आपने गूगल्स का यूज़ किया या फिर कुछ ना कुछ ऐसा सोर्स जो कि आप बताना चाहोगी? यस सर, जैसे कि फिजिकल केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स है और काइनेटिक्स है, तो इसमें बेसिक जो मिस्टेक्स होती थी गूगल पे इजीली अपन को मतलब गूगल लेंस से अपन क्वेश्चन स्कैन करके बहुत इजीली अपना एआई आ गया है आजकल, तो आजकल डाउट को मतलब इजीली अपन एक्सेस कर सकते हैं बहुत, तो डाउट्स का तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था। बाकी लाइव सेशंस पे पूछते ही थे हम लोग। सो बढ़िया। मुझे तो लगता है कि अधिकतर आधी से ज़्यादा, मतलब एक थॉट मैंने कहीं सुना था किसी मोटिवेशनल स्पीकर से कि आधे से ज़्यादा जो दुनिया है वो डिस्ट्रैक्शन में है बिकॉज सोशल मीडिया के। बट मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया का अगर सही यूज़ किया जाए तो हम बहुत जनरेशन से आगे जा सकते हैं। डेफिनेटली सर। बिल्कुल। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी रहेगा कि जैसे आपके इस पूरे दिन के शेड्यूल के अंदर आपका रिवीजन कैसे होता था और आखिरकार आप किसी टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद उसको बैकलॉग में ना रखते हुए उसको किस तरीके से बार बार रिवीजन करते होगे? बिकॉज सिलेबस तो हर किसी एग्ज़ाम का थोड़ा बहुत तो वास्ट होता ही है। सो सारे सिलेबस को कैसे टैकल करते थे आप? तो जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने 60% सिलेबस पे ही फोकस किया था। तो मैंने इस सिलेबस को विद इन 1 मंथ अच्छे से पूरा, विदाउट एनी डाउट, मैंने पूरा अच्छे से शॉर्ट नोट्स में जितने भी डाउट्स थे, जितनी भी मिस्टेक मेरी टेस्ट में होती थी, सबको ऐड ऑन कर लिया था विद इन 1 मंथ। और जो लास्ट का मंथ होता है उसमें मैंने फिर मॉक टेस्ट दिए काफी सारे, और मॉक टेस्ट देने के साथ साथ रिविजन भी होता रहता था। और जो भी डाउट्स होते थे फिर मैं उनको शॉर्ट नोट्स में ही ऐड कर लेती थी, ताकि वो मिस्टेक मेन एग्जाम में रिपीट ना हो। यहाँ पे मेजरली यही है सीयूईटी में कि यू हैव वेरी लेस टाइम पर क्वेश्चन, मतलब आपको विद इन मतलब लेस देन अ मिनट आपको सॉल्व करना होता है। तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस अगर आपकी होगी वहाँ पे, जब आपको टाइम ही नहीं मिलता है क्वेश्चन पढ़ने का, तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ही आप स्कोर कर पाएंगे। सीयूईटी में यही है। सो क्या रहा था आपका एक स्ट्रैटेजी प्लान जब आप सीयूटी की एग्ज़ाम देने के लिए गए थे? बिकॉज मुझे ऐसा लगता है, मैंने भी मल्टीपल एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई किया है, बट मेरा एक थोड़ा सा सूत्र हुआ करता था कि हर किसी एग्ज़ाम को अगर क्वालिफाई करना है तो उसके पैटर्न्स को जानकर एक स्ट्रैटेजी बनाना कि एग्ज़ाम में जब हम बैठे तो कैसे हमें डील करना है, कौन से क्वेश्चंस को हमें प्रेफर करना है, कौन सा क्वेश्चन हमें नहीं करना है। तो ऐसा कुछ आपने सोचा हो तो मैं वो जानना चाहूँगा आपके वर्ड्स में। यस सर, तो मैंने बताया था आपको कि मेरी फिजिकल और इनऑर्गेनिक काफी स्ट्रांग थी और ऑर्गेनिक थोड़ी सी वीक थी। तो मैंने ऑर्गेनिक का पहले ही सोचा हुआ था कि अगर वो क्वेश्चन आएगा तो मैं उसको स्किप कर दूंगी, क्योंकि मेरे को उसमें टाइम वेस्ट करना ही नहीं है। तो मैंने सबसे पहले अपना स्ट्रॉन्गेस्ट फिजिकल और इनऑर्गेनिक को ही अटेम्प्ट किया था, और ऑर्गेनिक के कुछ कुछ मतलब टॉपिक्स मैं करके गई थी। तो फिर मैंने उन्हीं को लास्ट में देखा था। पर मैंने उन पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करा और ना ही मैंने उनको अटेम्प्ट किया, क्योंकि मुझे पता था यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, तो स्कोर को वो गिराएगा। चलो, देन एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जैसे आपने मुझे बताया कि आपने 60% ऑफ सिलेबस को कवर किया था। सो अधिकतर हम मान के चले कि हमारा सिलेबस 100% है, तो आपने 60% को सिलेक्ट किस तरीके से किया? क्या आपने पढ़ते पढ़ते ही डिसाइड किया कि हाँ ये टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा हार्ड है तो मैं इसको एज अ 40% में रखती हूँ, या ये टॉपिक जो बहुत स्मॉल है, ईजी है, उसको मैं 60% में, या क्या थिंकिंग थी आपकी जब आपने 60% सेलेक्ट किया? यस सर, ऑन द बेसिस ऑफ वेटेज फर्स्ट ऑफ ऑल, कि जिसका ज्यादा वेटेज था वही मेरे 60% में थे, और रिमेनिंग 40% में सारे वीक चैप्टर्स थे। और जितने भी स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स थे मैंने उन्हीं को ज्यादा प्रेफरेंस दी थी, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं इस नए टॉपिक पे ज्यादा अंडर डेप्थ में जाना चाहूंगी तो वो डेफिनेटली मेरे पास टाइम भी नहीं है, 2 मंथ में आप क्या ही कर लोगे। तो जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और जो ज्यादा वेटेज रख रहा था उन्हीं को ज्यादा कवरेज किया मैंने। सो कितना टाइम लगा वैसे आपको ये सारी प्रिपेयर करने में? तो 2 मंथ्स ही था, तो 2 मंथ में ही प्रिपरेशन करी थी। उससे पहले आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर जैम, तो वो भी हेल्पफुल था उसकी प्रिपरेशन भी।
विद इन अच्छा, 6 मतलब मंथ्स में मैंने 2 आपने एग्जाम। विद इन 2 मंथ्स के अंदर CET-PG की एग्ज़ाम को क्रैक कर लिया। यस सर। सो गुड गुड अलीशा, गुड। एंड देन यूट्यूब के सोर्स का आपने बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ किया है। एंड देन IFAs के यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड देन बहुत सारी चीज़ें करवाई गई है, जिससे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का रिजल्ट ऐसा यूट्यूब के थ्रू ही आया है। एंड देन एक चीज़ मैं भी यस आपको समझाना चाहूँगा कि जैसे आपने कहा कि मुझे ऑर्गेनिक, तो थोड़ा आपका माइंडसेट में कि स्टक था कि मुझे ऑर्गेनिक नहीं करना है। सो मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगा कि जब तक कि आपके माइंड में किसी भी थॉट्स के लिए स्टकनेस है, तो आप उसको लाइफ में कभी अचीव नहीं कर सकते। सो हमें कभी भी जो हमारे नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, उन नेगेटिव पॉइंट्स को नेगेटिव ना समझकर उसको एक पॉजिटिव वे में लेकर अगर चले, तो शायद हम उसका 100% ना करते हुए 10% तो आराम से कर सकते हैं, और वो भी हमें सर। बेनिफिशियल हो सकता है। यस सर। ओके, तो थैंक यू अलीशा। एंड देन थैंक्स टू एवरीवन, जो कि अलीशा के वर्ड्स आपने सुने, और मुझे लगता है कि शायद ये वर्ड्स ज़रूर आपके लाइफ में कोई एक बेनिफिट इनपुट ज़रूर करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन, एंड देन थैंक यू अलीशा, थैंक यू एंड सो मच सर। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। ओके।